वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे 1 शॉट 5 हमारा। अभी तक हमने 4 यूनिट देखे हैं एंड दिस विल बी आर यूनिट नंबर 5। एंड इसके बाद हमारे बचते हैं 4 यूनिट। सो इसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमआई आपका, देन आपका सिंपली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला यूनिट है वो आपका, देन आपका ऑप्टिक्स। सो 4 यूनिट आपके पड़े हैं। नाउ देखिए ये जो यूनिट है आपका काफ़ी इजी है एंड इस यूनिट में आपको बोर्ड की अगर मैं बात करूँ टोटल मार्क्स यहाँ पे 7 मेंशन किए गए हैं। बट 7 मार्क्स में क्या रहेगा, 7 मार्क्स में यहाँ पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली न्यूमेरिकल रहेगा। या तो 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो न्यूमेरिकल, या तो 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सो रेस्ट थिंग्स आर क्वाइट ईजी इन दिस चैप्टर। आप एक बार गो थ्रू आप इसको करेंगे। नाउ देखिए काफ़ी लोगों के डाउट्स आते हैं या फिर क्वेश्चन आते हैं, क्या जो आप ये 1 शॉट दे रहे हो क्या ये इनफ है? जी हाँ, ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट हैं। एंड हाँ, लास्ट टाइम जब आप पढ़ने जा रहे हो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो जब इन्हीं क्वेश्चन, खाली इन्हीं क्वेश्चन को करके जाएगा, आई एश्योर यू कि आपका 85 to 90% पेपर इसी में से आएगा, ईजीली आएगा। बाकी डिपेंड करता है न्यूमेरिकल। बाकी न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा किन टॉपिक में आएंगे, फिर आपको लगाने हैं। फॉर एग्जांपल इस यूनिट की अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला ही टॉपिक है करंट, करंट के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। देन हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस इन सीरीज या फिर पैरेलल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा जाएगा। अच्छा, रजिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल, जो रजिस्टिविटी इक्वेशन हमारे पास है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, हमारे पास इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल। फिर हमारे पास पावर, अच्छा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारे पास है इसके ऊपर न्यूमेरिकल। देन पावर रेटिंग के ऊपर न्यूमेरिकल। सो ये कुछ टॉपिक हमारे पास हैं, 4-5 टॉपिक जिनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता। एंड इन्हीं टॉपिक में से डेफिनेटली एक टॉपिक के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आएगा। एंड सभी चीज़ें मैंने कराई हैं, आप देख सकते हो। आप जो मेरे मेन वीडियोस है आप उनमें जाकर देख सकते हो ये चीज़ें। एंड काफ़ी एक दो बच्चे ऐसे भी थे या फिर एस्पिरेंट जो बोल रहे थे कि सर आप फास्ट जा रहे हो, आप कुछ समझा नहीं रहे, नहीं रहे हो, आराम से चलिए। अगर मैं आराम से चलूँ तो वो फिर डिफरेंस क्या रहेगा 1 शॉट एंड मैन कोर्स में? फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल कोचिंग में पढ़ाया ऑफलाइन में, फिर मैंने छोड़ दी 11th-12th की कोचिंग। जब मैं 12th को पढ़ाता था, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, इस यूनिट को मैं फॉर एग्जांपल 1 मंथ में कराता था। ऑप्टिक्स को अराउंड 2 मंथ या फिर 1.5 मंथ तो लगता था ऑप्टिक्स को कराने में। सो ऑप्टिक्स को मैंने फॉर एग्जांपल कोचिंग में ऑफलाइन में 1.5 घंटे कराया हुआ है। एंड वो भी तब जब मैं 2-2 घंटे की क्लास लेता था। आई वॉज दी ओनली टीचर जो कॉन्स्टेंटली 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे की क्लास लेता था, क्योंकि मैं कभी 1 या 1.5 घंटे की क्लास नहीं लेता था। नाउ सो उस ऑप्टिक्स को मैंने 1 शॉट्स में फिनिश किया है यूट्यूब पे। सो आप समझिए होता क्या है, जो 1 शॉट होता है यूट्यूब पे, उसमें क्या होता है, आपको सभी चीज़ें एक जगह मिलती है। यानी कि आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं होती है, आपको बुक्स वगैरह खोलने की नीड नहीं होती है। आपको यही कंटेंट फॉलो करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से 4-5 बार करनी है। बाकी रेस्ट जो कोर्स होता है, इसीलिए डेडिकेटेड कोर्स पढ़ा जाता है, इसीलिए कोचिंग में पढ़ा जाता है साल भर, ताकि आप चीज़ें धीरे धीरे समझो। आप फॉर एग्जांपल मैंने करंट जो है ना, जब मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, मैंने करंट 3 दिन पढ़ाया था, खाली करंट का टॉपिक। इसमें इंटीग्रेशन समझाई, इसमें डिफरेंशिएशन समझाई, इसमें ग्राफ समझाइए। अब यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट में बोलूँगा करंट वगैरह क्या है, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें रट्टा मारनी है, आपको एग्जाम में लिख के आना है अगर आपको मार्क्स चाहिए। रेस्ट अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तब आपको ढंग से पढ़ना होता है, तब ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। नाउ देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि गिने चुने टॉपिक होंगे यहाँ पे एंड जल्दी हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट डाउन इट्स यूनिट्स। नाउ देखिए इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूँ, एवरीबडी नोस, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि करंट हमारे पास क्या होती है। देखिए अगर आप देखोगे, ये हमारे पास है कोई कंडक्टर, यहाँ पे ये जो कंडक्टर हमारे पास है, इनिशियली व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दी कंडक्टर, होता क्या है इसमें, आपको ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई इधर की ओर, कोई इधर की ओर, कोई यहाँ की ओर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। एंड जब फिर
हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं या फिर वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस दी कंडक्टर। होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको रैंडम मोशन में दिख रहे हैं, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में, जो कि आगे मैं बोलूँगा आपको डायरेक्शन क्या है। सो इसी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इसी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो इन शॉर्ट, सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्पेशली कौन सी चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लो इज मेनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, एक कंडक्टर में। द मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स आर द पॉजिटिवली चार्जड प्रोटॉन या फिर नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन। बट मोस्टली जब हम करंट की डेफिनेशन देते हैं, सो हम देते हैं कि जो करंट हमारे पास होती है इट इज़ बेसिकली मूवमेंट या फिर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगर हमारे पास चार्ज है कितने कूलम की, क्यू कूलम की, एक कंडक्टर के अंदर, एंड ये जो चार्ज है ये फ्लो कर रही है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है कोई कंडक्टर, इसमें क्यू चार्ज क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अच्छा, कितने टाइम में, फॉर टी सेकंड के लिए ये फ्लो कर रही है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम करंट निकालते हैं। एंड करंट हमारे पास सिंपली क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्ज अपॉन टाइम। सो करंट हमारे पास क्या है, सिंपली चार्ज अपॉन टाइम। सो ऊपर चार्ज नीचे टाइम, सो दिस इज क्यू अपॉन टी। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, सो यहाँ पे हमारी करंट निकलेगी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सिंपली है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट ये तो हमने ऑलरेडी आपको समझाया। देन इंस्टेंटेनियस करंट की अगर मैं बात करूँ, करंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल करंट हमारी चल रही है एंड मुझे किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करना है, मुझे करंट निकालनी है, मुझे देखना है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। एंड इंस्टेंटेनियस करंट जो हमारे पास है इट इज़ डेल क्यू अपॉन डेल टी या फिर डी क्यू अपॉन डी टी। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देन टोटल चार्ज, अगर आपसे फॉर एग्जांपल मेनली, क्योंकि इस इक्वेशन पे आपको डेफिनेशन जो हमारे पास करंट है इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी मेनली। अगर पूछेगा, एक तो आपसे यूनिट पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा एंड न्यूमेरिकल इस पे पूछेगा, किसके ऊपर, करंट के ऊपर। अब न्यूमेरिकल कैसा पूछेगा, ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए हैं। या तो आपको बोलेगा मुझे करंट निकाल के दो, आपको देगा जो चार्ज हमारे पास है इट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे देगा इट इज़ फॉर एग्जांपल 3t² + 2t, ऐसे देगा कि चार्ज जो हमारे पास है इट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। सो एंड आपको बोलेगा अगर चार्ज हमारे पास है फंक्शन ऑफ टाइम, आप मुझे बताइए कि 3 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हो रही है। सो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको करंट निकालनी होगी एंड आपको सिंपली इस इक्वेशन की क्या करनी होगी, डिफरेंशिएशन करनी होगी। जो आपके पास क्यू गिवन है यहाँ पे, इसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी। एंड अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछे न्यूमेरिकल में, ये भी मैंने दिखाया हुआ है, अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछे कि अगर आपको चार्ज निकालनी है, सो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो करंट आपको दे के रखेगा। उस केस में फॉर एग्जांपल अगेन आपको बोलेगा करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम 3t² + 2t। अगर आपको टोटल चार्ज निकालनी है, सो उस केस में आपको क्या करनी होगी, टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, आपको इंटीग्रेशन करनी होगी। सिंपली ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना ही इसमें पूछा जाएगा। देन यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट हमारे पास करंट हमारे पास है चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड हमारे पास होता है एम्पियर। डायमेंशन की अगर हम बात करें, सो इट इज़ ए और आई, या तो ए से हम शो करते हैं या फिर आई से हम शो करते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करें, मेनली अगर हम कन्वेंशनल करंट फ्लो जो आप दिखाते हो, जो आप मेनली कन्वेंशनल करंट फ्लो दिखाते हो, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है एक कंडक्टर, ये हमारे पास है एक कंडक्टर, ये हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये हमारे पास है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल हियर। नाउ अगर आप देखोगे ये जो डायरेक्शन आप दिखाते हो कि करंट ऐसे फ्लो करेगी, करंट हमारे पास ऐसे फ्लो करेगी, इसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग, जब हमारे पास करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ वे बैक, उस टाइम इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, या फिर उस टाइम ये मतलब जो साइंटिस्ट्स थे उनको ये पता नहीं था कि जो करंट फ्लो करती है वो करती है फ्लो ड्यू टू, या फिर जो करंट हमारे पास होती है वो पिक्चर में आ जाती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये उस टाइम
बेसिकली ये थ्योरी उस टाइम पता नहीं थी, इसीलिए उस टाइम उन्होंने क्या किया, उस टाइम उन्होंने सिंपली एक करंट की डायरेक्शन रखी, एंड डायरेक्शन क्या रखी उन्होंने, डायरेक्शन उन्होंने रखी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। फिर जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ एंड ये पता चला कि जो करंट है इट इज़ बेसिकली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्योंकि वी नो दैट जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ नेगेटिवली चार्जड, एंड अगर वो नेगेटिवली चार्जड है देयरफॉर वो किसकी तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। सो अगर इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं इस कंडक्टर के अंदर, सो उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसकी ओर होगा, वो जाना चाहेंगे इस टर्मिनल की ओर। सो ये बेसिकली ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा होगा। सो ये जो डायरेक्शन हमारे पास है दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको ये दिख रही है, एंड ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है दिस इज बेसिकली यानी कि जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल दिख रही है इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, इसी को हम बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल करंट। समझ में आया होगा। सो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे, वेट अ सेकंड, डायरेक्शन ऑफ करंट नाउ देखिए। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पहले हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्जड, देयरफॉर ये अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। समझ में आया होगा। कन्वेंशनल करंट फ्लो, द कन्वेंशनल करंट फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो ये हमारे पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर ये हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल करंट। अच्छा, देन नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। सो ऐसे आप बोलोगे, दो तरीके हमारे पास हैं। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, वी नो दैट जो हमारे पास Q होता है Q इज इक्वल टू NE, और अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकालूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल चार्ज एक कुलम है, मुझे देखना है फॉर एग्जांपल एक कुलम है, सो यहाँ पे मैं कितना वैल्यू लूँगा 1 यानी कि यूनिट मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड दिस विल कम आउट टू बी, जब आप इससे डिवाइड करोगे दिस विल कम आउट टू बी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन हियर, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, या फिर आपको बोलेगा डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नाउ देखिए आपको क्या करना है, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज सिंपली एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज एवरेज वेलोसिटी। सो ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसकी वजह से, जिस वेलोसिटी की वजह से जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ डेरिवेशन आपको इसकी करनी है, जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नाउ देखिए डेरिवेशन में आप क्या लिखोगे, कंसिडर ए मेटल कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, यानी कि ऐसे हमारे पास आप फिगर अगर आप बनाना चाहोगे सो ऐसे आप बनाओगे, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, ये इनिशियली किस में है, ये रैंडम मोशन में है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन में। सो कंसिडर ए मेटल कंडक्टर इन विच जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन रैंडम मोशन। फिर आप लिखोगे लेट U1 U2 U3 अप टू UN बी दी वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U1, दूसरे की U2, तीसरे की U3 सो ऑन हमारे पास अप टू UN, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ है या फिर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तब ये केस है हमारे पास, यानी कि ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं। ये बेसिकली हमने क्या कंसिडर की है, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज U1 U2 U3 अप टू UN। देयरफॉर जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी सिंपली, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स टोटल वेलोसिटी हमारे पास U1 U2 U3 प्लस अप टू UN डिवाइड बाय n हमारे पास। एंड ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन रैंडम मोशन एंड नेट वेलोसिटी इनकी जो होगी दैट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड कनेक्टेड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड कनेक्टेड या फिर सप्लाइड नहीं है। सो इनिशियली जो एवरेज वेलोसिटी होगी इनकी दैट विल बी 0। नाउ अगर हम क्या करेंगे, नाउ
अब अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करेंगे, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे या फिर फील्ड अप्लाई करेंगे। सो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे हमने लगाया। सो अब क्या होगा, यू नो दैट अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अब क्या करेंगे, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। नाउ इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई नाउ। सो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की ओर एक्सेलरेट करेगा, फिर समझ में आ रहा होगा। एंड देयरफॉर वो जो फोर्स हमारे पास होगा वो कितना होगा, अभी हमने देखा F होगा किसके बराबर, Q इंटू ई हमारे पास, बट Q यहाँ पे हमें क्या लेनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q के बदले में यहाँ पे लिखूंगा माइनस ई। सो दिस इज बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है इसलिए माइनस ई यहाँ पे हमने लिया है। देयरफॉर एंड F जो हमारे पास होता है इट इज़ एम ए। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। देयरफॉर अगर मैं यहाँ से ए निकालूँ, एम आएगा नीचे, देयरफॉर ए विल कम आउट टू बी माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम। सो इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा 1। इस इक्वेशन को फिलहाल मैं नाम दूंगा 1। एज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विथ ईच अदर एंड द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं ये क्या कर रहे होंगे, ये एक्सेलरेट कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करा, फिर आगे कोई इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, फिर आगे एक और इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके साथ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एंड जो टाइम हमारे पास होता है दो कोलिजन्स के बीच, उस टाइम को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं टा से। एंड ये जो टा हमारे पास होता है इट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टा हमारे पास होता है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, चाहे आप टा लिखो, किसी बुक में टी भी लिखा होगा। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा नाउ अब जब इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया, सो लेट v1 v2 v3 अप टू vn बी दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं इनकी वेलोसिटीज अब क्या होंगी, v1 v2 v3 अप टू vn। देयरफॉर हमें पता है v हमारे पास होता है u प्लस ए टी। देयरफॉर आई कैन राइट हियर v1 जो होगा दैट विल बी u1 प्लस ए टाउ 1। अच्छा, फिर v2 जो होगा दैट विल बी u2 प्लस ए टा 2। फिर हमारे पास vn सिमिलरली v3 अगर आप लिखना चाहो, v4 अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे, सिमिलरली vn जो होगा दैट विल बी un प्लस ए टा n। फिर अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालूं, यानी कि किसकी, फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है इनका एवरेज निकालूं, सो एवरेज विल बी सिंपली v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइड बाय n। अच्छा, नाउ यही एवरेज वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्टिव वेलोसिटी। ऊपर हमने डेफिनेशन देखी कि जो ड्रिफ्टिव वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए कंडक्टर। सो जो हमारे पास vd होगा, देयरफॉर इट इज, देखिए यहाँ पे v1 एंड v1 ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला किसके बराबर, u1 प्लस ए टाउ 1। फिर v2 हमारे पास, v2 हमने ऊपर निकाला u2 प्लस ए टाउ 2। अच्छा, फिर इसी हिसाब से v3 सो ऑन, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने यहीं तक लिखा है, आप भी यहीं तक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो हमारे पास vn है दैट विल बी इक्वल टू un, यहाँ पे प्लस आएगा। वेट ए सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, un, यहाँ पे un प्लस ए टा n, बिल्कुल। सो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास यहाँ पे vn आया। क्या आया हमारे पास, vn, यहाँ पे समझ में आया होगा। सो दिस इज vn। सिमिलरली नाउ मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो u वाली टर्म्स हैं इनको मैं क्या करूँगा, इनको मैं अलग करूँगा। एंड नीचे हमारे पास ऑलरेडी है होल डिवाइड बाई n। सो इनको मैं क्या करूँगा, बेसिकली इनको मैं अलग करूँगा यहाँ से, ध्यान दीजिए। सो ये जो टर्म्स मेरे पास हैं इनको मैंने क्या किया, अलग किया। कौन सी, u1 u2 un, इनको मैंने क्या किया, इनको मैंने अलग किया एंड डिवाइड बाई नीचे अपना n। फिर यहाँ से a कॉमन हमने लिया, देखिए a को हमने क्या किया, a को हमने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर टा 1 टा 2
टा एन यहाँ पे डिवाइड बाई नीचे हमारा क्या आएगा, नीचे हमारा एन ही आएगा। बट वी नो दैट इतना हमारे पास ऑलरेडी ऊपर हमने निकाला है फ्रॉम इक्वेशन। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को स्टार्टिंग में ही जो हमने लिखा था, जो हमारे पास यू एवरेज है दैट इज़ बेसिकली किसके बराबर, दैट इज़ बेसिकली 0 के बराबर। सो इतना हमारे पास आएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। एंड यहाँ पे हमारे पास ए एंड इतना हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी टा एवरेज, या फिर डायरेक्टली आप लिखो टा। सो दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम। सो इतना हमारे पास क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। सो देयरफॉर वी जो हमारा निकला दैट इज ए टा। एंड ऑलरेडी हमने क्या किया है, ऊपर हमने एक्सेलरेशन निकाली हुई है किस इक्वेशन से, F इज इक्वल टू माइनस ई, जहाँ पे हमने एम ए लिखा था माइनस ई के बराबर, फिर हमने ए निकाला था माइनस ई अपॉन एम के बराबर। सो वही वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हमारा वी निकलेगा। देखिए कितनी आसान यहाँ पे डेरिवेशन है, आपको बस इतना ही ध्यान देना होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताइए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मे बी 1 मार्क की डेफिनेशन आपसे पूछे। सो रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास सिंपली होता है, जो टाइम हमारे पास होता है दो कोलिजन्स के बीच, फॉर एग्जांपल दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, देयरफॉर इनके बीच जो एवरेज ड्यूरेशन होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम, उसी को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, एंड इस रिलैक्सेशन टाइम के दौरान जो डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। सो ये चीज़ें भी आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मोबिलिटी, गिव इट्स एसआई यूनिट। मोबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मोबिलिटी जो हमारे पास होता है इट इज सिंपली डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोबिलिटी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली आप याद रखोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होती है, मोबिलिटी हमारे पास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर ऑलरेडी हमने देखी किसके बराबर निकली, ई टा अपॉन एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास निकली किसके बराबर, ई, वहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली, या फिर चार्ज को। सो उसको आप छोड़िए, सो नेगेटिव को आप यहाँ पे छोड़िए। सो बेसिकली आप क्या करिए, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सो इट इज़ बेसिकली वी डी। सो इसका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, सो दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव ई टा बाई एम। सो ऊपर ई टा बाई एम, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास ई यहाँ पे, देयरफॉर ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी किसकी, मोबिलिटी की। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ई और ई हमारा जाएगा, ऊपर बचेगा ई टा, नीचे बचेगा एम। सो ई टा अपॉन एम, सो ई टा अपॉन एम इज द इक्वेशन फॉर मोबिलिटी, या फिर आप ई की जगह क्यू भी लिख सकते हो क्योंकि इट इज़ बेसिकली चार्ज हमारे पास। नाउ अगर आप यूनिट की बात करोगे, यूनिट जो हमारे पास होगा किसका, मोबिलिटी का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या होगा, इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी हो, जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर पर सेकंड। नीचे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर, देयरफॉर होगा क्या, जो एम हमारे पास है ये ऊपर जाएगा, दिस विल बी मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड बाय एस एंड यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड बाई वी। सो ऐसे भी आप लिखोगे मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वी इनटू हमारे पास एस, इनटू हमारे पास एस, या फिर इसी को आप लिखोगे मीटर स्क्वायर, वी ऊपर जाएगा दिस विल बी वी माइनस 1 एंड एस ऊपर जाएगा दिस विल बी एस माइनस 1। सो ये हमारे पास यूनिट निकल के आएगा। नेक्स्ट, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको डिराइव करनी है किसके बीच, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। नाउ देखिए, कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ हमारे पास है एल एंड एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हमारे पास है ए। लेट एन बी दी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट एन जो हमारे पास है इट इज़ छोटा एन, इट इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड डेंसिटी में आपको ऑलरेडी पता होता है, जब भी डेंसिटी कहीं पे आ जाती है नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, नीचे हमारे पास हमेशा वॉल्यूम आ जाता है। सो एन हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड लेट कैपिटल एन मैंने यहाँ पे लिए हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, कैपिटल एन हमारे पास लेट। एंड जो नंबर डेंसिटी है दैट इज एन। नंबर डेंसिटी क्या होगी, इट विल बी सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सिंपली हमारे पास जो नंबर डेंसिटी n होगा इट विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि n हमारे कैपिटल n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नीचे वॉल्यूम v। अब वॉल्यूम v कैसे आप निकालोगे, आपको एरिया पता है एंड आपको लेंथ पता है, आपको बेसिकली इस कंडक्टर
क्या इस कंडक्टर की क्या निकलेगी यहाँ पे वॉल्यूम विल बी सिंपली एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ यहाँ पे। सो ऐसे आप पहले निकालोगे नंबर डेंसिटी। सो आपने नंबर डेंसिटी निकाला कितना, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन ए एल। फिर क्या करोगे आप, फिर आप यहाँ से बेसिकली निकालोगे कैपिटल N यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ए एल इधर जाएगा, दिस विल बी n इंटू n, बेसिकली n जो कैपिटल N होगा दैट विल बी इक्वल टू n इंटू ए एल। फिर लेट चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी है, E, देयरफॉर टोटल चार्ज क्या होगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमारे पास है E एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है E, देयरफॉर जो टोटल चार्ज होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है E, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, देयरफॉर जो टोटल चार्ज हमारे पास होगी दैट विल बी Q इज इक्वल टू NE। सो क्यों हमारे पास होगी NE के बराबर, एंड ऑलरेडी हमने ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, AL के बराबर। ये आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर आप लिखोगे लेट टाइम टेकन बाय वन इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। सो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास था एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर की ओर गया, एक एंड से दूसरे एंड की ओर गया। सो इसको टाइम कितना लगा, लेट ड्रिफ्ट होने में इसको टाइम टी लगा, नाउ जो टाइम हमारे पास होता है, टाइम की इक्वेशन वी नो दैट, जो स्पीड हमारे पास होती है या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हमारे पास होती है हमारे पास सिंपली डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप वेक्टर सेक्टर छोड़िए यहाँ पे, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ यानी कि v इज इक्वल टू डी बाई टी, अगर मैं यहाँ से t निकालूँ t हमारे पास क्या बनेगा d अपॉन मी यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारे पास है लेट टोटल डिस्टेंस क्या होगी, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा वो क्या करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर ट्रैवल, यानी कि इक्वल टू वो जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारे पास है L एंड ये एक एंड से दूसरे एंड तक गया है, देयरफॉर जो टोटल लेंथ होगी दैट विल बी L अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है यहाँ पे, वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया होगा ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई। सो ऐसे मैं लिख के रखूँगा यहाँ पे साइड में, जो टाइम हमारे पास होगा दैट विल बी सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलिए, चलिए वेलोसिटी में बोलूँगा। नाउ नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, आल्सो जो Q हमारे पास होता है, Q वी नो दैट जो Q हमारे पास होता है दैट इज आई टी, इनकी टोटल चार्ज जो हमारे पास होती है दैट इज I इंटू टी, या फिर I जो हमारे पास होता है दैट इज Q अपॉन टी। वहीं से हमने क्या निकाला है, Q इज इक्वल टू आई टी। सो यहाँ पे I ऐसे ही रखोगे आप, जो T ऊपर आपने निकाला वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सो इट विल बी I इंटू एल वी डी। सो यहाँ से इक्वेशन 2 से हमने Q निकाला एंड इक्वेशन 1 से ऑलरेडी हमने Q निकाला था। ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 से हमने ऑलरेडी Q निकाला था, Q इज इक्वल टू NaLe, जो Q हमने निकाला था कितना, Q हमने निकाला था NaLe। इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज किया, मैंने लिखा NeAl, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं NeAl। सो देयरफॉर जो Q हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज NeAl, बट जो Q हमने निकाला यहाँ पे वो क्या निकला, I इंटू एल अपॉन वी डी। देयरफॉर जो हमारे पास यहाँ पे I होगा ये आप सिंपली निकालोगे, L और L यहाँ से गया, VD जाएगा इस साइड, सो I क्या बनेगा, I विल बी NeA एंड VD। सो NeA हमारा बनेगा क्योंकि L और L हमारा जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये निकली हमारे पास करंट की रिलेशन किसके साथ, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज करंट एंड वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इनके बीच रिलेशन यहाँ पे निकली। नेक्स्ट इज यहाँ पे डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। नाउ सिंपल सी रिलेशन है, यू नो दैट जो हमारे पास मोबिलिटी होती है इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं यहाँ से वी डी निकालूँ, वी डी क्या निकलेगा, ई इधर जाएगा, म्यू के साथ मल्टीपल हो जाएगा, म्यू के साथ क्या हो जाएगा, म्यू के साथ यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। ध्यान दीजिए जो हमारे पास वी डी है दैट विल बी म्यू इंटू ई, एंड वी नो दैट अभी हमने ऊपर निकाला जो आई होता है दैट इज NeAVD। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो आई वाली इक्वेशन है इसमें वी डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सा
वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। सो इक्वेशन क्या बनेगी, एन ई ए। अच्छा, वी डी की जगह क्या आएगा, वी डी की जगह म्यू ई आएगा। सो ये बनेगी रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, करंट एंड मोबिलिटी, ये वाली रिलेशन बनेगी। समझ में आया होगा, दिस वॉज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। सो ये इतना आपको लिखना है। नाउ आगे मूविंग ऑन, करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, करंट डेंसिटी सिंपली करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हमारे पास। अगर ये हमारे पास है कोई कंडक्टर, इस एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जे। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, जे से। सो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। एंड अगर आप यहाँ पे आई की इक्वेशन फिलअप करोगे, कौन सी इक्वेशन, या फिर रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, एन ई ए वी डी होगा क्या, ए और ए यहाँ से जाएगा। सो एक और इक्वेशन हमारे पास करंट डेंसिटी के लिए निकल के आएगी, एन ई वी डी, एन ई वी डी। समझ में आया होगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट ओम्स लॉ, एक्सप्रेस ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ना ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इज सिंपली रिलेशनशिप किसके बीच, क्योंकि वी नो दैट ओम्स लॉ हमारे पास होता है वी इज कॉल्ड आई आर। सो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। सो इन तीन के बीच जो रिलेशन है वही हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। ये तो हो गया व्हाट इज ओम्स लॉ, अगर पूछे क्या होता है। नेक्स्ट अब अगर स्टेटमेंट पूछे, राइट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, सो आप लिखोगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। सो जो हमारे पास ये कंडक्टर है, ये हमारे पास है कंडक्टर, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड होगी जो कि कुछ पोटेंशियल सप्लाई करेगी। बेसिकली ये जो हमारे पास होता है, इसको मैक्सिमम पोटेंशियल जो हमारे पास होता है दैट इज ईएमएफ, एंड यहाँ से हमारे पास इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। सो देयरफॉर वो जो करंट फ्लो करेगी इस कंडक्टर के अंदर, वो करंट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो करंट होगी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एज पर ओम, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, और आई कैन राइट वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आर आ जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। पता है आपको, बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ही। नाउ यहीं पे आप क्या करोगे, जब आप रेजिस्टेंस जब आप ये ओम्स लॉ पढ़ोगे, साथ ही में ग्राफ वगैरह देखोगे, एंड जब रेजिस्टेंस की इक्वेशन आएगी, जो हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल वाली इक्वेशन है, इनको आप खुद से देखना। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, आइडिया आपको दिया है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है। सो ये हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम वी को इस साइड में प्लॉट करें, ध्यान दीजिए इस साइड में हमने क्या किया, इस साइड में हमने वी को प्लॉट किया, एंड इस साइड में हमने आई को प्लॉट किया। सो जो ग्राफ हमारे पास बनता है दैट इज स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर ग्राफ। जो ग्राफ हमारे पास बनता है कंडक्टर्स के लिए, स्पेशली कौन से कंडक्टर्स के लिए, ओमिक कंडक्टर्स के लिए, इट इज स्ट्रेट लाइन। एंड ये जो थीटा होगा यहाँ पे, अगर हम इसका tan ऑफ थीटा निकालेंगे यानी कि स्लोप, सो आर हमारे पास किसके बराबर होगा, आर हमारे पास होता है वी अपॉन आई, एंड दैट आर विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी बेसिकली किसके बराबर, दैट विल बी बेसिकली रेजिस्टेंस के बराबर। एंड यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपसे देख सकता है, आपको दो कर्व्स देगा, कर्व ए एंड कर्व बी, एंड आपसे बोलेगा बताइए किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। सिंपली क्योंकि अगर इस साइड वी होगा, इस साइड आई, सो आपको क्या करना होगा, स्लोप देखना होगा। दिस इज थीटा ए, इसका स्लोप हमारे पास क्या है, थीटा बी। जिसका स्लोप ज़्यादा यानी कि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, देयरफॉर आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। सिंपली ऐसे आप आंसर करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क के एंड 2 मार्क के। देन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, एक एक मार्क का क्वेश्चन या फिर सिंपल ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है। ओमिक कंडक्टर, दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ, इनके लिए जो वी आई ग्राफ होता है दैट इज लीनियर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल जितने भी मेटल हमारे पास हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, इनके लिए जो वी आई ग्राफ होता है दैट इज नॉन लीनियर। ये क्या होगा, नॉन लीनियर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जो सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने पढ़ी, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलईडीज होते हैं, डायोड होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर नॉन ओमिक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। सो ये हमारे पास है नॉन ओमिक कंडक्टर्स।
नेक्स्ट ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, देखिए कितना सिंपल है ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। देखिए वी नो दैट जो वी होता है दैट इज आई आर, वी हमारे पास होता है आई आर, एंड आगे आप इक्वेशन देखोगे रेजिस्टेंस के लिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो कि आगे आप देखोगे एंड ये ऑलरेडी आपको पता भी होगी। अच्छा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 से वी इज इक्वल टू आई आर, आप क्या करोगे इसमें इक्वेशन 1 में आर का वैल्यू डालोगे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो हमने क्या किया, आई वैसे ही रखा, आर का वैल्यू हमने डाला, कितना डाला, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, एल और ए को अलग करेंगे एंड यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बेसिकली दिस इज हमारे पास रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास क्या है रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी का बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टिविटी का यहाँ पे हमारे पास इनवर्स आएगा एंड दिस इज बेसिकली कंडक्टिविटी। आगे आप ये सब चीज़ें देखोगे कि जो रेजिस्टिविटी हमारे पास, जैसे हमारे पास है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज आर, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस जी, जी जो हमारे पास होता है इट इज़ 1 अपॉन आर। जो ये हमारे पास होता है रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास है रेजिस्टिविटी, एंड ये जो रेजिस्टिविटी है इसका इन्वर्स जो होता है दैट इज सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज बेसिकली किसके बराबर, दैट इज बेसिकली 1 अपॉन रो के बराबर। जो कंडक्टिविटी है दैट इज बेसिकली 1 अपॉन रो के बराबर। जो कंडक्टेंस है, जी क्या है कंडक्टेंस, जी हमारे पास है कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टिविटी जो आपको सिग्मा दिख रहा है यहाँ पे। सो ये जो सिग्मा होता है ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रो के बराबर। देयरफॉर जो रो हमारे पास है इस इक्वेशन में, सो अगर मैं सिग्मा लिखूँ 1 अपॉन रो, क्या मैं लिख सकता हूँ रो हमारे पास होगा 1 अपॉन सिग्मा, बिल्कुल जो रो हमारे पास होगा दैट विल बी 1 अपॉन सिग्मा। सो रो की जगह मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रो की जगह मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन सिग्मा, समझ में आया होगा। सो अब मैं क्या करूँगा, जो आई हमारे पास है इसके नीचे मैं ए यहाँ पे लाऊंगा, आई के नीचे मैंने यहाँ पे ए लाया, एल को मैंने अलग किया एंड यहाँ से 1 अपॉन सिग्मा को अलग किया। नाउ अब इनको क्यों अलग किया, क्योंकि आई अपॉन ए अभी हमने ऊपर देखा, आई अपॉन ए हमारे पास होता है करंट डेंसिटी जे, देयरफॉर ऊपर हमने देखा करंट डेंसिटी जे। अच्छा, यहाँ से एल अपॉन सिग्मा हमारा बचेगा। नाउ जो हमारे पास देयरफॉर ये हमारे पास क्या निकला, वी, ये हम वी निकाल रहे थे। अगर इस इक्वेशन से मैं अब जे निकालूं, होगा क्या, जो सिग्मा होगा वो इस साइड मल्टीपल जाएगा एंड जो एल होगा वो नीचे आएगा। सो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वी इंटू सिग्मा अपॉन एल, समझ में आया होगा, वी इंटू सिग्मा अपॉन एल। नाउ जो वी अपॉन एल हमारे पास होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो हमारे पास रिलेशन है अगर आपको याद होगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसको मैं लिख सकता हूँ, या फिर E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने रिलेशन देखी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच, वही रिलेशन है। E इज इक्वल टू हमारे पास V अपॉन L, क्योंकि ये हमारे पास होती है डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है, सॉरी ये हमारे पास ऊपर होती है पोटेंशियल, नीचे हमारे पास डिस्टेंस। सो E हमारे पास है V बाई एल, सो V बाई एल की जगह मैंने यहाँ पे E लिखा, समझ में आया होगा। सो इस चीज़ को भी मैं यहीं पर रखूँगा। देयरफॉर जो जे हमारा निकल के आएगा, जे हमारा निकल के आएगा किसके बराबर, सिग्मा इंटू ई के बराबर, एंड दिस इज ओम्स ला इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास होता है ओम्स ला इन वेक्टर फॉर्म, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डिफाइन रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अच्छा, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ये बेसिकली क्या करना चाहता है, ये इस करंट को अपोज करना चाहता है, ये इस करंट को क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि एक टाइप की रुकावट। इट इज़ मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू ए मटीरियल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी नो दैट, हम बताते हैं कि कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में करंट फ्लो करती है। जो इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करती है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस लो होती है, इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा, देयरफॉर करंट का फ्लो होना यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। रेजिस्टेंस कम, करंट विद ईज यहाँ पे क्या करेगी, फ्लो करेगी। सो दिस इज हमारे पास बेसिकली रेजिस्टेंस। सिंपली आपको ये सब चीज़ें भी पता होंगी। अच्छा, इट इज मेन causes ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन्स। जो रेजिस्टेंस हमारे पास है, वी नो दैट, जब हम बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर में भी हमारे पास चार्जेस हैं, बट वो चार्जेस फ्लो नहीं करती हैं जब हम
इसके अक्रॉस क्या करते हैं, पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेसिकली चार्जेस होंगी वो आपस में क्या करेंगी, कोलाइड, काफ़ी ज़्यादा कोलिजन्स करेंगे एंड उसके कारण उनका मूवमेंट ही नहीं होगा। उसके कारण क्या होगा, उनका बेसिकली मूवमेंट ही नहीं होगा। देयरफॉर हमारे पास इसका जो मेन रीजन होता है किसका, रेजिस्टेंस का, इट इज़ ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन्स। नाउ ऊपर हमने देखा V इक्वल टू आई आर, सो हमने R अगर यहाँ से हम निकालेंगे R विल भी हमारे पास V अपॉन आई। सो ये हमारे पास है R की इक्वेशन। अगर आप इसका यूनिट निकालोगे, R हमारे पास क्या होता है, R का यूनिट हमारे पास ओम, या फिर ऐसे आप शो करते हो ओम को, क्योंकि ओम किसके बराबर होगा, दिस विल बी, ऊपर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट वोल्ट, नीचे करंट का यूनिट एम्पियर। सो यू मस्ट बी नोइंग दिस ऑलरेडी, ये एटलीस्ट सभी को पता होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ये ऑब्जेक्टिव या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट आर दी फैक्टर्स इफेक्टिंग इट, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। रेजिस्टेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या है कि ऊपर हमने इक्वेशन देखी, ध्यान दीजिए इक्वेशन अच्छा इक्वेशन अभी हमने नहीं देखी, यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। नाउ ध्यान दीजिए, सो फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होती है बेसिकली हमारे पास, अगर ये मेरे पास है एक कंडक्टर, ये मेरे पास है एक कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ मेरे पास है L एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मेरे पास है इट इज़ A, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास है इस कंडक्टर का इट इज़ A। नाउ जो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि जितना बड़ा कंडक्टर ज़्यादा होगा, जितना बड़ा कंडक्टर ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी होगी जो चार्जेस होंगी हमारे पास। सो उस केस में कोलिजन्स फिर ज़्यादा आएंगे, सो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना हमारे पास बेसिकली एरिया, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। सो R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनाएंगे, सो देखिए यहाँ से इक्वेशन एक हम बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखोगे फिर इक्वेशन। सो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R जो हमारे पास है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या फिर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं यहाँ पे आएगा रो हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाई A, एंड इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि R जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन L, R जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन A। ये हमारे पास है R की बेसिक इक्वेशन, ये हमारे पास है R की बेसिक इक्वेशन R इज इक्वल टू रो L बाई A, एंड इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड का फेवरेट न्यूमेरिकल। नाउ सो देयरफॉर फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, एक लेंथ, सो जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा, फिर एरिया, जितना एरिया ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, फिर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि हर कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट मटेरियल्स विल बी हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जो एलॉयज हमारे पास होती हैं, एलॉयज में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स हमारे पास, स्पेशली मेटलिक कंडक्टर्स, क्योंकि एलॉय भी एक टाइप का कंडक्टर ही हमारे पास है। एंड देखिए जो कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं मेटल्स एंड एलॉयज में। अब एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज में थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जो मेटल्स हैं इनमें रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि इनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी खासी होती है। सो देयरफॉर हर एक मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी है ये या फिर रेजिस्टेंस है ये अलग अलग होगी। सो इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, आप कैसा बना रहे हो। या फिर अगर मैं कंडक्टर की ही बात करूं, अगर मैं सिल्वर का कंडक्टर लूं या फिर कॉपर का लूं या फिर मैं एल्युमिनियम का लूं, अगर आप देखोगे जो सिल्वर हमारे पास होता है इट इज़ बेस्ट कंडक्टर, देयरफॉर इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, इन तीन को अगर मैं कंपेयर करूँगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, इसमें रेजिस्टेंस लीस्ट होगी, फिर इसमें मीडियम रेजिस्टेंस होगी, एंड इसमें क्या होगी, मैक्सिमम, इनके कंपैरिजन में, क्योंकि एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी हमारे पास कम होती है सिल्वर एंड कॉपर के कंपैरिजन में। समझ में आया होगा। सो देयरफॉर अलग अलग कंडक्टर्स के लिए या फिर अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। फिर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, देखिए एज दी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, जितना टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा होगा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस, जो प्योर मेटल हमारे पास होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा। ध्यान दीजिए अगर हमने क्या किया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान दीजिए अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो प्योर मेटल्स है इनमें जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी,
जो एलॉयज हमारे पास है इनमें इंक्रीज होती है बट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, सो इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में भी रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो ये सब चीज़ें आप याद रखोगे। ये तो था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, डिफाइन रेजिस्टिविटी, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग इट, या फिर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। नाउ रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, अभी हमने देखा रेजिस्टिविटी हमारे पास होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो रेजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल की, दिस इज मेन थिंग हियर, जो रेजिस्टिविटी हमारे पास होती है ये मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इट इज़ दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मीन्स ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, सो ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। अच्छा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या होगा, मटेरियल शोज रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ। सो मटेरियल क्या शो करता है, रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ टू द फ्लो ऑफ करंट। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय रो हियर। नाउ अभी हमने देखा जो आर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर जो होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, देयरफॉर आई कैन राइट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और आई कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एंड यहाँ से अगर मैं रो निकालूं, जो रो हमारे पास होगा दैट विल बी आर ए अपॉन एल, एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे पूछे जाते हैं। सो रेजिस्टिविटी हमारे पास निकली आर ए अपॉन एल। बट ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखिएगा, डू नॉट मेक मिस्टेक, नो मिस्टेक, आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। सो मिस्टेक आपको क्या नहीं करना है, जो रेजिस्टिविटी की ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास होती है, ये जो इक्वेशन हमने ये निकाली, ये बेसिकली इसकी रिलेशन हम देखते हैं कि इसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, इसकी रिलेशन हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस के साथ। जो रेजिस्टिविटी होती है इसकी ओरिजिनल इक्वेशन ये होती है, दिस इज ओरिजिनल इक्वेशन, किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। एंड इक्वेशन क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टा, देयरफॉर m भी हमारा कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, देयरफॉर जो रेजिस्टिविटी है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड है। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। सो ये आगे मैं आपको आगे जाकर बोलूँगा इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या हमारे पास है। इक्वेशन खाली आपको याद रखनी है कि जो रो होता है हमारे पास इट इज़ m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा बट इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। नाउ जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी हमारे पास किसके बराबर निकला, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। नाउ आर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ए हमारे पास एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ का यूनिट मीटर, एक और एक यहाँ से गया, हमारे पास क्या बचेगा, ओम मीटर। सो ओम मीटर इज दी एसआई यूनिट, ओम मीटर जो हमारे पास है यहाँ पे, ओम मीटर इज दी एसआई यूनिट, किसका, यहाँ पे समझ में आया होगा, रेजिस्टिविटी का। यूनिट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो ओम मीटर जो हमारे पास है इट इज़ यूनिट। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी, जो मैं ऊपर आपको बोल रहा था, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। नाउ क्या क्या फैक्टर्स हैं, ध्यान देंगे। दी रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही होती है, एक मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। सो पहले ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें आगे रिलेशन देखनी है, इक्वेशन क्या होती है। सो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। फिर रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। यहाँ पे काफ़ी एस्पेरेंट्स को डाउट आ जाता है कि ऊपर हमने देखा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन? दैट इज रॉन्ग। बेसिकली इट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, R is inversely proportional to A, but
दिस इज ट्रू फॉर रेजिस्टेंस एंड नॉट ट्रू फॉर रेजिस्टिविटी। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी की ओरिजिनल इक्वेशन है दैट इज दिस वन, ये वाली इक्वेशन जो है ये रेजिस्टिविटी की ओरिजिनल इक्वेशन है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, या फिर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। जो रेजिस्टिविटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरेटिकल 2 मार्क क्वेश्चन हियर। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। सो दोनों की डिपेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की। नाउ एक टेबल है यहाँ पे, याद आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है इसका डेटा, बस समझिए आप। देखिए हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स, ये हमारे पास है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में हमारा मेटल भी आएगा, हमारा एलॉय भी आएगा। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेटल्स 3 लिए हैं, सिल्वर, कॉपर, अल्मुनियम। नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इनकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू रो। यहाँ से हमने क्या लिया है, रो का वैल्यू, किसमें, ओम मीटर में। सो यहाँ से हमने क्या लिया है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू। सो अगर आप देखोगे सिल्वर के लिए जो वैल्यू है इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁸। सो काफ़ी छोटा। फिर हमारे पास कॉपर, अल्मुनियम अगर आप देखोगे कॉपर, अल्मुनियम, इनके लिए थोड़ा जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि 10⁻⁸ सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पे वैल्यू 1.6, यहाँ पे 1.69, यहाँ पे 2.63। ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखने, बस समझना है। सो जितना आप नीचे आ रहे हो इस टेबल में जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है। फिर एलॉयज मैंने फॉर एग्जांपल एक निक्रोम लिया, इसकी अगर रेजिस्टिविटी देखोगे इट इज़ 110 इंटू 10⁻⁸। सो 10⁻⁸ अगेन कॉन्स्टेंट यहाँ पे, सो 110 वैल्यू बढ़ा। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब आप ऊपर से नीचे आ जाते हो इस टेबल में जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। जब आप कहाँ से आ रहे हो, जब आप कंडक्टर से किधर, कंडक्टर्स मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे आप बोलोगे, जब आप मेटल से किधर की ओर आ रहे हो, एलॉयज की ओर, फिर सेमी कंडक्टर्स की ओर, फिर इंसुलेटर्स की ओर, जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है। समझ में आ रहा होगा। सो इस टेबल से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है किन की ज़्यादा है, आप बोलोगे जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा किन से, सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा किन से, एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा किन से, मेटल से। बस इतना आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव यहाँ से, बस ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको याद रखना है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या, इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी ज़्यादा, फिर सेमी कंडक्टर्स में, फिर एलॉयज में, फिर लास्ट में मेटल्स में, या फिर आप बोलोगे कंडक्टर्स में कम। सो इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे लिखा भी है, हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, हायर विल बी इट इज रेजिस्टेंस एंड लोअर विल बी इट इज कंडक्टिविटी। यानी कि देयरफॉर अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा, कंडक्टिविटी क्या होगी इनकी कम। सो इसमें सबसे कम कंडक्टिविटी होगी किसमें, इंसुलेटर में। सो जब आप कंडक्टिविटी का वैल्यू लिखोगे उसमें आप उल्टा लिखोगे, जब आप सिग्मा लिखने बैठोगे उसमें आप लिखोगे पहले मेटल्स, फिर एलॉयज, फिर सेमी कंडक्टर एंड फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर आप यहाँ पे इंसुलेटर लिखोगे। समझ में आया होगा। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, देखिए इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, एलॉयज, कंडक्टर्स। नो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला नोट क्या है, कॉपर एंड अल्मुनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि इनमें लो रेजिस्टिविटी होती है। अगर लो रेजिस्टिविटी होगी करंट इजीली फ्लो करेगी। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर रेजिस्टिविटी होती है। अच्छा, निक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में इसका हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट इज हायर रेजिस्टिविटी देन प्योर मेटल्स। इनकी प्योर मेटल्स को हम क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, हम निक्रोम को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि निक्रोम में प्योर मेटल से थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। सो ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क 2 मार्क पूछे जा सकते हैं एज स्टेटमेंट। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, वेरी फेवरेट टॉपिक अगेन आप जेके बोस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। इस यूनिट में काफ़ी ऐसे फेवरेट टॉपिक हैं जहाँ पे बार बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सो अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए,
अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी है किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितनी, रो नॉट, एंड वो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास है दैट इज टी नॉट, या फिर दिस इज इनिशियल टेम्परेचर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर रेफरेंस टेम्परेचर। सो लेट इस टेम्परेचर पे जो टी नॉट मेरे पास है, इस टेम्परेचर पे में जो रेजिस्टिविटी मेरे पास है वो कितनी है, रो नॉट। एंड अब अगर मैंने क्या किया, अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, कितना किया, टी टेम्परेचर, अब मुझे क्या करना है, उस टेम्परेचर पे मुझे देखना है कि जो नई रेजिस्टिविटी होगी वो कितनी होगी। सो ये जो रेजिस्टिविटी होगी इसका वैल्यू मुझे पता होगा इनिशियल रेजिस्टिविटी का, कि मेरे पास एक टेम्परेचर है, मेरे पास एक टेम्परेचर है, लेट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास लेट टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, एंड इस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टिविटी है उसका वैल्यू है लेट 1.6 इंटू 10⁻⁻8 लेट। नाउ अब अगर मैंने क्या किया, अब अगर मैंने टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इंक्रीज किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 15 डिग्री सेल्सियस, अब मुझे देखना है जो नया वैल्यू आएगा रेजिस्टिविटी का वो कितना आएगा। इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल सिखाए हुए हैं, आप उनको करिएगा। सो टी नॉट हियर इज इनिशियल टेम्परेचर, टी नॉट जो आपको इस इक्वेशन में दिखेगा इट इज़ इनिशियल टेम्परेचर, रो नॉट इज हमारे पास इनिशियल रेजिस्टिविटी, एंड जो नई रेजिस्टिविटी होगी वो होगी रो, एंड रो विल बी रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड डेल्टा टी यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, या फिर जिस टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं माइनस जो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास था, डेल टी। सिमिलरली अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, बेसिकली इन इक्वेशंस को आपको थ्योरेटिकली या फिर डेरिवेशन में नहीं पूछा जाएगा, ओनली दिस विल बी आस्क्ड इन न्यूमेरिकल्स। नाउ इस टॉपिक के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एंड आपके एग्जाम में भी चांसेस हैं। क्या बताइए, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, जो कंडक्टर्स हमारे पास हैं इनमें जो अल्फा होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज़ पॉजिटिव। सो अगर आप इस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू क्या करोगे, पुट पॉजिटिव, हमारे पास रेजिस्टिविटी जो आएगी नई रेजिस्टिविटी उसका वैल्यू बढ़ेगा, जो रेजिस्टिविटी हमारे पास होगी उसका वैल्यू बढ़ेगा। सो मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव एंड एलॉयज के लिए भी अल्फा पॉजिटिव, यानी कि इन जनरल आप बोलोगे जो कंडक्टर्स हमारे पास है कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा देयरफॉर जो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ होगा ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला जब हमने बेसिकली रेजिस्टेंस देखी थी। रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा, जो प्योर मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, एलॉयज में भी इंक्रीज हो जाती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमारे पास मेटल्स में इंक्रीज हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल कॉपर की अगर मैं बात करूं, जो कॉपर हमारे पास है इस साइड में हमने क्या लिया है, रेजिस्टिविटी, इस साइड में हमने टेम्परेचर लिया है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूँ बनता है। सो इसका जो ग्राफ बनता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, बट नाउ यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आता है एस्पेरेंट्स को। ये ग्राफ हम यहाँ से ओरिजिन से भी ले सकते हैं, इसमें उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट टेक्स्ट बुक ने ओरिजिन से नहीं लिया है, यहाँ से लिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी होती है कॉपर में इनिशियली, बट उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ से इसका ग्राफ लें। वो बेसिकली थोड़ा अलग टॉपिक है, इंजीनियरिंग का टॉपिक है, आप उसको छोड़िए। सो आप ये वाला ग्राफ याद रखेंगे कि कॉपर जो हमारे पास होता है या फिर जो मेटल्स है, मेटल्स के लिए ये ग्राफ बनेगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। अब ये ग्राफ क्यों बनता है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी हमारे पास है, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जो रेजिस्टिविटी हमारे पास है वो किसके ऊपर डिपेंड है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड है। जो रेजिस्टिविटी हमारे पास है वो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड है, एंड बेसिकली जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उतना हमारे पास जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज होंगे, यानी कि जितने हमारे पास कोलिजन्स हैं, अगर कोलिजन्स इंक्रीज हुए तो होगा क्या, हमारे पास बेसिकली जो टाइम गैप होगा वो डिक्रीज होगा। टाइम गैप मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, एंड उसके कारण हमारे पास क्या होता है, जो जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। एंड बेसिकली जो कोलिजन्स हैं वो क्यों बढ़ेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये हमारे पास है यहाँ पे चार्जेस, ये हमारे पास है चार्जेस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनमें काइनेटिक एनर्जी
आएगी, सो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंड जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे ये आपस में कोलाइड करेंगे, ये आपस में कोलाइड करेंगे। एंड अगर ये कोलाइड करेंगे होगा क्या, जो इनके बीच, क्योंकि अगर हमारे पास कोलिजन ज़्यादा बढ़े सो होगा क्या, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि दो कोलिजन्स के बीच जो टाइम गैप है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इसके कारण क्या होगा, रेजिस्टिविटी खुद इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी एंड टा जो हमारे पास है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो बेसिकली ये ग्राफ सिंपली आप अपने एग्जाम में बनाओगे, एंड अगर पूछे एलॉयज के लिए, एलॉयज में अच्छी खासी रेजिस्टिविटी पहले ही होती है, एलॉयज में अच्छी खासी रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ तक कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, अच्छा खासा वैल्यू होता है, फिर बेसिकली ये लीनियरली जाती है, क्योंकि इनमें हाइयर पावर नहीं होता है। जो मेटल्स होते हैं इनमें जो रेजिस्टिविटी होती है उसका जो टा के साथ वैल्यू होता है, इट इज़ टा पावर एन, इनके एन के हायर वैल्यूज होते हैं, 2 3 बेसिकली हमारे पास। फिर यहाँ पे एग्जांपल आप दोगे निक्रोम की। फिर सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, सेमीकंडक्टर्स जो हमारे पास हैं उनमें अल्फा नेगेटिव होगा, एंड ऊपर हमने देखा भी था जब हमने रेजिस्टिविटी देखी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर्स में जो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी, सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज होगी, यानी कि इनिशियली कहाँ पे थी, इनिशियली यहाँ पे, फिर डिक्रीज होते होते यहाँ पे आई। समझ में आया होगा। सो ये 3 ग्राफ आप बनाओगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूनिट। सो हमने वहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते क्या है। सो ये है सेमीकंडक्टर्स, ये आप खुद देखोगे सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होते क्या है, बेसिकली ये पॉइंट्स वहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हुए। नेक्स्ट इज यहाँ पे कंडक्टेंस इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आपको लेना है, यानी कि जी जो हमारे पास होता है इट इज़ 1/r। एंड यूनिट की अगर हम बात करें, जो हमारे पास आर होता है, आर का यूनिट होता है ओम, देयरफॉर जो कंडक्टेंस होगा इसका यूनिट क्या होगा 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स, इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम बोलते हैं मो या फिर सिमन। फिर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा, जो कंडक्टिविटी हमारे पास होती है इट इज़ 1/, यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर या फिर रेजिस्टिविटी, इट इज़ 1/, रो, यहाँ पे रो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। सो सिग्मा इज 1/रो हियर, या फिर 1/ रेजिस्टिविटी। देयरफॉर रेजिस्टिविटी के लिए हमने यूनिट देखा था क्या, ओम मीटर, ऐसे मैं लिखूंगा, रेजिस्टिविटी के लिए हमने यूनिट देखा था ओम मीटर। देयरफॉर इसके लिए यूनिट क्या होगा 1/ओम मीटर। फिर क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स क्या होता है मोह, एंड दिस इज मोह मीटर इनवर्स, या फिर मोह को हम लिखते हैं सिमन, इट इज सिमन मीटर इनवर्स। समझ में आया होगा। फिर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, जो स्लोप होगा दैट विल बी स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। सो रेजिस्टेंस के केस में यहाँ से वी, यहाँ से आई। सो ये अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, खाली इस साइड में आई लेंगे एंड इस साइड में वी, एंड अगर ये वाला ही स्लोप हम निकालेंगे, सो इस केस में हम किसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस केस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली किसको, कंडक्टिविटी को। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है बताने की नीड नहीं है। सेल क्या होती है, सेल बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस को मेंटेन करके रखती है बाय केमिकल रिएक्शन। मेन थिंग इज हियर, हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास ये 2 चीज़ें आपको देखनी है, ईएमएफ हमारे पास क्या होता है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। जो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इनके न्यूमेरिकल आप खुद से देखेंगे, डेरिवेशंस वहाँ से नहीं पूछी जाएंगी। नाउ ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ इज सिंपली अमाउंट ऑफ वर्क डन। ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नाउ वी नो दैट कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल खुद फ्लो करती है, उसको फ्लो कराने के लिए किसी एनर्जी की नीड नहीं होती है, यानी कि वो खुद से या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती है किसी भी चीज़ को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कराने में। जैसे वाटर टैंक हमारे पास ये है कोई, यहाँ पे देखिए ये है कोई पहाड़, यहाँ पे इस पहाड़ पे हमने क्या रखी है, एक वाटर टैंक, ये यहाँ पे हमने एक वाटर टैंक रखी है, ये है कोई गाँव, यहाँ पे दिस इज विलेज। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर टैंक से यहाँ पे पाइप कनेक्ट करेंगे। सो होगा क्या, ये पानी जो इसमें पानी आएगा वो खुद फ्लो होगा,
आपको पंप वगैरह यहाँ पे लगाने की नीड नहीं होगी, वाटर खुद यहाँ से फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड ये जो विलेज है दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विथ हाइट। देयरफॉर जो भी चीज़ें होती हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल खुद से फ्लो करती हैं। सो नाउ अब अगर कहीं पे हमें लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल लेना होगा किसी चीज़ को, अगर हमें लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल किसी चीज़ को लेना होगा, सो इसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क डन कराना होगा। सो इसके लिए हमें क्या कराना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन कराना होगा। सो ध्यान दीजिए नाउ वी नो दैट जो हमारे पास चार्जेस हैं, अगर हम चार्जेस की बात करें, हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल एक बैटरी को लेकर देखते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। नाउ ध्यान दीजिए, अगर हमें चार्ज को फ्लो कराना होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये जो चार्ज होगी ये बेसिकली खुद से फ्लो होगी। सो इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट देने की नीड नहीं है। नाउ अगर मुझे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज को क्या कराना है? फ्लो कराना है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मुझे क्या कराना है? मुझे चार्जेस को फ्लो कराना है। सो इस केस में मुझे एक्सटर्नल वर्क डन देना होगा। मुझे क्या करना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन देना होगा। सो यहाँ से मुझे चार्ज मूव करानी है इधर की ओर। सो इस केस में मुझे एक्सटर्नल वर्क डन कराना होगा, वही हमारे पास होता है EMF। सो it is the amount of work done in transferring unit positive charge from lower potential to higher potential, यानी कि lower potential से आप higher potential की ओर चार्ज को भेज रहे हो, या फिर it is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge around a closed loop, यानी कि एक closed loop में आप unit positive charge को मूव करा रहे हो कंटिन्यूसली। समझ में आ रहा होगा? इसी चीज़ को हम बोलते हैं EMF। सो EMF हमारे पास क्या है? जो आपको पोटेंशियल दिखता है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है बैटरी का, जो आपको वो दिखता है, या फिर जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है बैटरी का, वही हमारे पास होता है EMF। ध्यान दीजिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे, इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। जो आप मार्केट से सेल या फिर बैटरी लाते हो वगैरह, उस पर लिखा रहता है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, एंड वो जो 10 वोल्ट होता है दैट इज़ बेसिकली उसका EMF। सो EMF इज़ नथिंग बट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की है, अंदर हमारे पास रजिस्टर। नाउ होगा क्या? ये जो बैटरी हमारे पास है इसके पास जो EMF है या फिर इसके पास जो पोटेंशियल है दैट इज़ 10 वोल्ट, एंड ये जो पोटेंशियल हमारे पास होगा इट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल। एंड फिर यहाँ से जो पोटेंशियल फ्लो होगा अक्रॉस दी रजिस्टर, वो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ इससे कम होगा। यानी कि अगर ये 10 वोल्ट है, इट कैन बी फॉर एग्जांपल 9.5 वोल्ट, इट कैन बी 9.8 वोल्ट, इट कैन बी 9.9। ये इसके अक्रॉस कभी बेसिकली 10 वोल्ट नहीं होता है। सो ये आपको याद रखना है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अगर हम यूनिट की बात करें, अगेन EMF ही है, देयरफॉर ये किसके बराबर है? पोटेंशियल ही के बराबर, देयरफॉर यूनिट क्या होगा? वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ जैसे ये आपने देखा होगा, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं या फिर लगाते हैं, दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल। एंड जो सेल हमारे पास होती है या फिर बैटरी हमारे पास होती है, उसकी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, एंड दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। वो हमारे पास क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ ध्यान दीजिए हमारे पास यहाँ पे आइए, वापस यहाँ पे आइए, देखिए ये हमारे पास है एक, यहाँ पे आपको एक साल्ट ब्रिज दिख रहा होगा। ये हमारे पास है बेसिकली साल्ट ब्रिज, एंड बेसिकली यहाँ पे आपको एक सेल वगैरह दिख रही होगी, एंड ये जो हमारे पास है जिंक सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट, जो यहाँ पे आपको ये सोल्यूशन दिख रही हैं, इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट, जिंक सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड ये जो टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये टर्मिनल एंड ये टर्मिनल, ये जो टर्मिनल्स हमारे पास हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ये हमारे पास हैं इलेक्ट्रोड्स। नाउ जब आपने इन इलेक्ट्रोड्स को डिप किया इन सॉल्यूशंस में, जब आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को डिप किया इन सॉल्यूशंस में, एंड जब आप
इन सॉल्यूशंस को यहाँ पे क्या देते हो, एनर्जी देते हो। जब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इन सॉल्यूशंस को क्या करते हो, जब आप इन सॉल्यूशंस को एनर्जी देते हो, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये ब्रेक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉपर सल्फेट हमारे पास है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगी ये ब्रेक होगी हमारे पास। किस में ब्रेक होगी, एक तो कॉपर में, दूसरे हमारे पास सल्फेट में, यानी कि Cu2 पॉजिटिव एंड सल्फेट में ये क्या होगी, बेसिकली ब्रेक होगी। यानी कि ये बेसिकली कैटायंस एंड एनायंस में क्या होगी, यहाँ पे ब्रेक होगी। एंड उसके कारण क्या होगा, जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस होंगी, एंड ये जो चार्जेस हैं ये डिपॉजिट होगी एक तो एनोड पे एंड कैथोड पे। यानी कि एनोड पे भी चार्जेस जाएंगी एंड कैथोड पे भी हमारे पास क्या जाएंगी, कैथोड पे भी हमारे पास चार्जेस जाएंगी हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पे भी हमारे पास चार्जेस जाएंगी, यानी कि अपोजिट चार्जेस जाएंगी। सो उस बिटवीन होता क्या है हमारे पास, उस बिटवीन जो मूवमेंट यहाँ पे हमारे पास होता है, जो उस बिटवीन मूवमेंट यहाँ पे होता है, जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, जो हमारे पास ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फ्लो करते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कोलिजन्स होकर करते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कोलिजन्स होकर करते हैं, यानी कि बेसिकली एक टाइप की रेजिस्टेंस आ जाती है। सो उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कि जो सेल होती है हमारे पास उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। उसमें क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास बेसिकली होती क्या है, ये एक सेल की खुद की रेजिस्टेंस होती है या फिर खुद की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे हम डिनोट करते हैं एक सर्किट में। नाउ क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोड, यानी कि इनका नेचर कैसा है, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोड्स के लिए अलग अलग वैल्यू होगा हमारे पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर सल्फेट लेंगे, इसमें एक टाइप का आर होगा, या फिर हम जिंक सल्फेट लेंगे, इसमें अलग टाइप का हमारे पास वैल्यू होगा, या फिर NaCl हम लेंगे, इसमें अलग टाइप का आर का वैल्यू होगा। सो ये चीज़ें देयरफॉर इन पे डिपेंड करती है, किन पे, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स पे, फिर इनके नेचर पे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आप कितना कंसंट्रेशन दे रहे हो किसका, इलेक्ट्रोलाइट का बेसिकली, यानी कि कॉपर सल्फेट जो आपने लिया है इसका कितना कंसंट्रेशन आपने लिया है इस पर भी डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो टेम्परेचर हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट का वो कैसा हमारे पास है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। फिर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है यानी कि कैथोड एंड एनोड, इनके बीच कितनी डिस्टेंस हमारे पास है। फिर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इनका एरिया हमारे पास कैसा है। सो इन पे भी ये डिपेंड करता है। सो इंटरनल डिस्टेंस जो है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, याद आपको रखना है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इनके बीच रिलेशन। नाउ देखिए यहाँ पे आप लिखोगे लेट E इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल, R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे बेसिकली आप डायग्राम बनाओगे, ये आपने डायग्राम बनाई। नाउ वी नो दैट, अभी हमने देखा जो EMF हमारे पास होता है, अगेन EMF हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो EMF हमारे पास क्या होता है, EMF हमारे पास होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। बट नाउ हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है एंड हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। देयरफॉर वी हैव टू डू वर्क कितनी बार, 2 टाइम्स हियर, एक इस रेजिस्टेंस के कारण एंड दूसरा इस रेजिस्टेंस के कारण। देयरफॉर जो E हमारे पास होगा दैट विल बी हमारे पास W अपॉन Q एंड दैट विल बी हमारे पास W अपॉन Q, एंड ये बेसिकली किसके लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के लिए, एंड ये बेसिकली किसके लिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंस R हमारे पास है। देयरफॉर आई कैन राइट जो E हमारे पास होगा दैट विल बी V प्लस V, जो E हमारे पास होगा दैट विल बी बेसिकली V प्लस V। अच्छा यहाँ से माइनस कहाँ से आ गया, इसको हटाइए। सो देयरफॉर जो E हमारे पास होगा दैट विल बी बेसिकली V प्लस V डैश। सो इसके लिए लेट हमने पोटेंशियल रखा कितना, V, एंड इसके लिए जो पोटेंशियल हमने रखा दैट इज V डैश। सो इसके लिए V डैश, सो यहाँ पे W बाई Q इज इक्वल टू V एंड W बाई Q इज इक्वल टू V डैश, ये स्मॉल r के लिए, ये कैपिटल R के लिए। फिर V जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू IR, देयरफॉर V मैं लिखूंगा इक्वल टू IR, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज कैपिटल I इंटू कैपिटल R, एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी कैपिटल I इंटू स्मॉल r, यानी कि इसके अक्रॉस होगा I इंटू स्मॉल r, इसके अक्रॉस होगा I इंटू कैपिटल R। सो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने V एंड V डैश निकाला। सो हमने क्या निकाला, V एंड V डैश। ना ऊपर हमने लिखा E हमारे पास है V प्लस V डैश। सो इसमें हम क्या करेंगे, IR एंड I स्मॉल r को पुट करेंगे। सो नाउ नाउ
ध्यान दीजिए, ये जो आई आर हमारे पास है ये किसके बराबर है, कैपिटल वी के बराबर, क्योंकि वी हमारे पास होता है, वी हमारे पास, वी नो दैट वी हमारे पास होता है आई आर। सो ये हमारे पास वी निकला किसके बराबर, कैपिटल आई आर के बराबर। और मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं यहाँ पे किसको निकालूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली वी को निकालूंगा। सो अगर मैं वी को निकालूँ, जो आई आर है मुझे इसको इस साइड लेना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम ई माइनस आई आर, दिस विल बिकम ई माइनस आई आर। सो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आती है किसके बीच, वी ई माइनस आई आर। अगर आप इतना भी रखो ये ही हमारे पास है रिलेशन। नाउ अगर आपसे पूछे करंट निकालो, इस सर्किट में आप करंट निकालो। सो करंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, करंट निकालने के लिए करंट हमारे पास होती है वी अपॉन आर, यानी कि टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, आर प्लस आर, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये सीरीज में हैं, देयरफॉर आर प्लस आर। सो आई हमारा होगा ई अपॉन आर प्लस आर। एंड अगर आपसे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सो वी जो हमारे पास होगा, वी हमारे पास क्या होगा, वी हमारे पास होगा सिंपली वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो वी हमारे पास होगा आई इंटू आर, आई ऑलरेडी हमने निकाला ई इंटू आर बाय आर, एंड दिस विल बी ई इंटू आर बाय आर इंटू आर। सो ऐसे आप लिखोगे इस रिलेशन को। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको वर्क डन जो कराना होगा वो 2 बार कराना होगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए पावर पे अगेन जो पावर रेटिंग हमारे पास है उसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। सो पावर रेटिंग जो हमारे पास है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सो इसमें आप खाली किस चीज़ का ध्यान रखोगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। बट थोड़ी डेफिनेशन में देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर हमारे पास होता है रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क अपॉन टाइम। सो ये हमारे पास है पावर। पावर के यूनिट ध्यान रखिएगा, पावर का यूनिट हमारे पास होता है वाट, हायर यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट होता है किलो वाट। फिर हमारे पास जो जनरली इंडस्ट्रीज में यूनिट यूज़ किया जाता है दैट इज़ हॉर्स पावर हमारे पास। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। एंड एक हॉर्स पावर एंड वाट के बीच आप खुद रिलेशन बताओगे, एक हॉर्स पावर हमारे पास कितना वाट होता है। सो फिर पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस की कुछ रिलेशंस जो कि न्यूमेरिकल्स में बनती है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आई। सो P इज इक्वल टू वी इंटू आई हमारे पास, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अच्छा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जनरली कहाँ से निकलते हैं ये सभी चीज़ें, ओम्स लॉ से निकलती हैं, बस बाकी कुछ नहीं। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नथिंग, इट इज़ पावर इंटू टाइम हमारे पास। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट सेकंड। हायर यूनिट हमारे पास क्या है, किलो वाट आर। किलो वाट आर, किलो वाट आर ही हम जनरली निकालते हैं जब हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह निकालना होता है, उस केस में हम किलो वाट आर का ही यूज़ करते हैं। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे निकालते हैं ये आप खुद देखोगे यहाँ से। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जूल्स लॉ आपके सिलेबस में नहीं है बट मे भी पूछा जा सकता है। सिंपली जूल्स लॉ क्या कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो जूल्स लॉ कहता है कि जो हीट हमारे पास प्रोड्यूस होती है एक कंडक्टर के ऊपर, एक कंडक्टर के अंदर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर या फिर कंडक्टर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पासड। सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बनेंगे आपके बोर्ड में। पहला ऑब्जेक्टिव, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह। एंड जितने भी हीटिंग अप्लायंस हमारे पास होते हैं इनमें निक्रोम का यूज़ किया जाता है। जो निक्रोम एलॉय हमारे पास होती है बिकॉज ऑफ इट इज हाई रेजिस्टेंस। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब अगेन वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एंड जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का ये टंगस्टन से बना हुआ होता है। क्यों, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस होती है। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज आल्सो वर्क्स ऑन दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ फ्यूज क्या होता है, फ्यूज हमारे पास होती है एक शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर। फ्यूज बेसिकली क्या करती है, हमारी जो डिवाइस है, इन्वर्टर हो गया या फिर कोई भी डिवाइस हमारे पास, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर कोई भी डिवाइस, आपका टेलीविज़न हो गया, इसको प्रिवेंट करता है किससे, जो हमारे पास एक्सटर्नल हाई लोडिंग आए। यानी कि अगर हमारे पास 230 वोल्ट आ रहा है, जो हमारे पास नॉर्मल वोल्टेज आती है, अब अगर ये 300 वोल्ट हो जाए तो उस केस में हमारी जो डिवाइस है वो डैमेज होगी। एंड उस डिवाइस में हमने क्या लगाया होगा, उसमें हमने पहले ही फ्यूज़ लगाया होगा। एंड जैसे ही हाई वोल्टेज आई ये फ्यूज़ यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। एंड होगा क्या, हमारी जो डिवाइस है वो बच जाएगी डैमेज होने से, क्योंकि आगे करंट ही नहीं जाएगी फिर।
सो इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज हमारे पास होता है ये हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए। सो एक तो हाई रेजिस्टेंस, दूसरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा टेलीविजन है एंड यहाँ पे हमने फ्यूज लगाया हुआ है, यहाँ से करंट आ रही है, सो होगा क्या, जैसे ही हाई करंट आई, ये जो फ्यूज है अगर इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट है, सो जैसे ही इसमें हीट प्रोड्यूस होगी ये मेल्ट करेगा एंड ये ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे जो सर्किट होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट जाएगी ही नहीं। सो लो मेल्टिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ए प्योर कॉपर वायर इज नॉट यूज्ड एज फ्यूज वायर। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि कॉपर वायर या फिर प्योर मेटल जो होता है उसको हम फ्यूज वायर हम एज ए फ्यूज क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमारे पास फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एंड जनरली जो फ्यूज हमारे पास होता है हमारे पास टिन लेड एलॉय, यानी कि टिन लेड एलॉय का बना हुआ होता है। कौन? फ्यूज हमारे पास। 1 घंटा। अच्छा, ये भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं एग्जाम में। रेड कलर जो होता है ये लाइव वायर को इंडिकेट करता है। जो हमारे पास ब्लैक कलर होता है वो हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है। एंड जो ग्रीन कलर की हमारे पास होती है, ग्रीन कलर मैं यहाँ पे बना के रखूँगा, जो हमारे पास ग्रीन कलर की वायर होती है दैट इज अर्थ। वो हमारे पास क्या होती है? अर्थ। नाउ शॉर्ट सर्किट कब हो जाता है? शॉर्ट सर्किट जब रेड एंड ब्लैक वायर जो है ना ये आपस में टच करती हैं, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट यानी कि आप बोलोगे सिंपली जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर टच करते हैं एक दूसरे को, फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट बताइए करंट कितनी होती है? ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है। करंट इज इनफाइनाइट। करंट हमारे पास जो है इनफाइनाइट चली जाती है। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। नाउ 2 ही टॉपिक बचे। नाउ देखिए, अगर सिंपली पूछे स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, सो आपको यही चीज़ें लिखनी है जो मैं आपसे बोलूँगा। सो किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, पहली बात, किरचॉफ्स लॉ किसके लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज टू डिटरमाइन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो करंट निकालने के लिए, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। किन में? कम्प्लेक्स नेटवर्क्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स में। अच्छा, पहला लॉ हमारे पास करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ। पहला लॉ जो हमारे पास होता है इसको हम बेसिकली इंजीनियरिंग में इसको KCL बोला जाता है। क्या बोला जाता है? KCL। जो दूसरा हमारे पास होता है दैट इज KVL। सो पहला लॉ जो हमारे पास है इट इज जंक्शन रूल या फिर करंट रूल। सो ये क्या कहता है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। सो या फिर सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। एंड लेट, ऐसे आप लिखोगे। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे तब ऐसे लिखना। क्या? यहाँ से लेट I1 I2 I3 बी द करंट्स इंटरिंग द जंक्शन। सो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा है I1 I2 I3। ये क्या है? करंट्स इंटरिंग द जंक्शन, क्योंकि एरोस पे ध्यान दीजिए, आपको एरोस पे ध्यान देना होता है। सो I1 I2 यहाँ पे ये है जंक्शन, ये हमारे पास है जंक्शन। I1 I2 I3 बी दी करंट्स इंटरिंग द जंक्शन, ये जंक्शन को इंटर कर रही है। अच्छा, I4 एंड I5 क्या कर रही है? ये लीव कर रही है जंक्शन को। ये क्या कर रही है? लीव जंक्शन। अच्छा, साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे लगाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसी टीचर ने ऐसा दिखाया है, किसी बुक पे ऐसा दिखाया। देखिए ये कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन आप पे डिपेंड होता है कि आप क्या लोगे। आप पॉजिटिव रखोगे किसी चीज़ को, ऊपर जाने को आप पॉजिटिव रखोगे या फिर नेगेटिव रखोगे। अगर फॉर एग्जांपल ऊपर जाने को आप नेगेटिव रखोगे तब आप नीचे जाने को क्या आपको लेना होगा? पॉजिटिव रखना होगा। बस सिंपल थिंग है। कन्वेंशनस जो है ना ये वैरी करते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, आप किस में कंफर्ट हो। नाउ देखिए, इनकमिंग करंट, अगर मैं इनकमिंग करंट की बात करूं इसको मैं लूंगा पॉजिटिव। इनकमिंग करंट जो है इनको मैं क्या लूंगा? यहाँ पे पॉजिटिव। एंड जो आउटगोइंग करंट है इनको मैं क्या लूंगा? यहाँ पे नेगेटिव लूंगा। सो देयरफॉर मेरे पास कितनी करंट्स आ रही है? 3, I1 I2 I3। सो I1 I2 I3 ये क्या होंगी? प्लस। कितनी करंट्स जा रही है? बाहर जा रही है I4 I5। सो इनको मैं लूंगा माइनस यहाँ पे। देयरफॉर आई विल राइट यहाँ पे जो इक्वेशन होगी इस जंक्शन पे दैट विल बी I1 + I2 + I3 - I4 - I5 दैट विल इक्वल टू 0। या फिर इनको इस साइड ले जाइए, ये बनेंगे पॉजिटिव। देयरफॉर I1 + I2 + I3 हमारे पास I1 I2 I3 किसके बराबर? I4 I5। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। सो ये जो लॉ होता है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये जो लॉ हमारे पास होता है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे लूप रूल या फिर वोल्टेज रूल, जो कि दूसरा रूल है, क्योंकि ये खाली पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF की बात कर रहा है। सो ये क्या बोलता है? इन ए क्लोज्ड सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। यानी कि अलजेब्रिक समेशन किसका?
हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि वी हमारे पास होता है आई आर, वी इज कॉल्ड आई आर, सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एक सर्किट में, प्लस यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ई एम एफ, ये कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। दिस लाइज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी पे, ये चार्ज पे, ये चार्ज पे, ये एनर्जी पे, ये चार्ज पे। अब अब आपको याद कैसे रहेगा, देखिए कभी एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि कौन सा एनर्जी है कौन सा चार्ज है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कैसे आप याद रखोगे, ये है करंट लॉ, ये करंट्स के बारे में बात कर रहा है। सो आप यहाँ पे याद रखोगे सी फॉर करंट, सी फॉर चार्ज, ऐसे ही आपको याद रहेगा। सो पहला जो करंट लॉ है ये चार्ज के लिए, सो दूसरा खुद किसके लिए, एनर्जी के लिए। सो ऐसे आप याद रखोगे, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी इंसान ऑप्शन देख के भी कन्फ्यूज हो जाता है। सो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे आप याद रखो। फिर साइन कन्वेंशन, इसके लिए हमारे पास जो दूसरा लॉ है, इसके लिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, लेट मुझे मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ किसमें, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जाऊँ। सो मैं जो पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर ईएमएफ है, इसको मैं क्या लेता हूँ, ईएमएफ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ईएमएफ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। एंड अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाऊँ, यानी कि मैं ऐसे जा रहा हूँ ए टू बी, एंड पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, सो इसको मैं क्या मानूंगा, जो ईएमएफ है इसको मैं पॉजिटिव लूँगा। कन्वेंशन इसमें कोई नेगेटिव लेगा, डिपेंड करता है आप पे ना। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँ, सो मैं क्या लूँगा, मैं नेगेटिव लूँगा, डिपेंड करता है जिसका आप पढ़ो आपको उसी का फिर फॉलो करना होगा। देन ये तो हो गई बात यहाँ पे ईएमएफ की। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप की अगर हम बात करें, वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो वी हमारे पास होगा दैट इज पॉजिटिव, यानी कि जब भी हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको इस केस में करंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सो ये जो हमारे पास वी के लिए जो रूल है, इसमें आपको करंट के लिए ध्यान रखना होगा, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आपको करंट का ध्यान रखना है, करंट किधर की ओर जा रही है। सो अगर हम ए टू बी जा रहे हैं एंड करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे साथ साथ जा रही है, सो इस केस में हम बोलेंगे जो हमारे पास वी होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड अगर हम किधर जा रहे हैं, हम ए टू बी जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट करंट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मैं ए टू बी जा रहा हूँ बट करंट ऐसे आ रही है, सो इस केस में मैं क्या करूँगा, वी में नेगेटिव रखूँगा, सो कोई पॉजिटिव रखेगा। नाउ देखिए इस जो हमारे पास ये जो हमारे पास है एक सर्किट, इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हमारे पास KVL। नाउ ध्यान दीजिए ये मेरे पास है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए मेरे पास है यहाँ पे E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज यहाँ पे E4, एंड यहाँ पे दिस इज हमारे पास R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन बनानी है, मुझे यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन बनानी है किसके लिए, जो मेरे पास है यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, इनकी पोटेंशियल इनकी बेसिकली इक्वेशन बनानी है, या फिर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मुझे बेसिकली यहाँ पे KVL अप्लाई करना है। नाउ ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये आपको वहीं से दी जाएगी, जो एग्जामिनर है वो आपको वहीं से देगा करंट। बेसिकली बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप ध्यान रखोगे क्योंकि इसके हेल्प से आप आगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ईजिली कर पाओगे जब आप ये सीखोगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए सिंपल चीज़ है। नाउ देखिए हमें करंट दी गई है ऐसे, हमें करंट की डायरेक्शन ऐसे दी गई है, सो ये हमें करंट की डायरेक्शन दी गई है। नाउ आपको 4 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, लेट मैंने ABCD किया, मैंने 4 पॉइंट सेलेक्ट किए, आपको कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करना है। लेट मैंने A सेलेक्ट किया, मैं गया A to B, फिर गया मैं C, फिर गया मैं D, एंड फिर मुझे वापस आना है, फिर मुझे A पे ही वापस आना है। कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा B से, B C D A, फिर वापस आएगा B पे, कोई यहाँ से भी स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से पहले जाएगा D, फिर C B A, फिर वापस आना है इसी पॉइंट पे आपको। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नाउ मैं जाऊँगा कहाँ से, A B C D A, फिर मैं A पे वापस आऊँगा। सो ध्यान दीजिए पहले मेरे पास है यहाँ पे टर्मिनल्स आ रहे हैं, बैटरी के टर्मिनल्स आ रहे हैं, एंड ध्यान दीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ईएमएफ निकालने के लिए क्या करंट मुझे देखनी है, नहीं, मुझे देखना है कौन सा टर्मिनल पहले आएगा। सो मैं ऐसे जा रहा हूँ A to B, पहले मैं ऐसे जाऊँगा A to B, बताइए कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, सो E2 विल बी पॉजिटिव। नाउ मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब R दिख रहा है मुझे, R के अक्रॉस क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट विल बी V इज इक्वल टू IR2। बताइए मुझे इसको मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव। नाउ इस केस में मुझे करंट का ध्यान रखना है, जब मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूँ मुझे करंट का ध्यान रखना है, जब मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालूँ, जब मैं EMF निकालूँ मुझे किसका ध्यान रखना है, टर्मिनल का, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
सो मुझे टर्मिनल का ध्यान रखना है, यहाँ पे मुझे करंट का ध्यान रखना है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे भाई साहब, बाकी कुछ नहीं। नाउ सो ध्यान दीजिए, सो यहाँ पे E2 क्या बना, E2 बना पॉजिटिव। नाउ जब मैं यहाँ गया, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा -R2, -IR2। फिर मैं इधर आया, पहले पॉजिटिव, बड़ा टर्मिनल होता है पॉजिटिव। सो यहाँ पे पॉजिटिव E3 बनेगा मेरे पास। जो E3 है ये क्या बनेगा, E3 मेरा पॉजिटिव बनेगा। देखिए E3 पॉजिटिव। फिर मेरे पास R3 आया, मैं ऐसे आ रहा हूँ B2C, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैं जाऊँगा ABCDE। सो मैं आ रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे R3 करंट ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। सो यहाँ पे -IR3। फिर यहाँ से एक और, पहले रजिस्टर ही आ रहा है। सो मैं ऐसे आ रहा हूँ, अब C2D। अब पहले मुझे रजिस्टर मिला, रजिस्टर में करंट ऐसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे -IR4। फिर मैं इधर पहुंचा टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल के पास, पहले मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिला, देयरफॉर E4। फिर मुझे यहाँ पे रजिस्टर मिला, करंट मुझे ऐसे आ रही है, सो देयरफॉर -IR1। फिर मुझे अगेन पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मिला, +E1 = 0। ऐसे आप अप्लाई करोगे, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। फिर E1 E2 E3 इनको आप क्या करोगे, E4 को अलग करोगे, बाकी इसको अलग करोगे। अगर आप करोगे भी नहीं, अब मसला नहीं है, क्योंकि मेन थिंग इज दिस, ये आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे हम। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ पूछा जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन एंड कभी 5 मार्क का भी क्वेश्चन। स्टेट किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिराइव एन इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की हम डेरिवेशन करेंगे ना, यहाँ तक ये आपको कभी एग्जामिनर ऐसी भी देगा, पहले बोलेगा मुझे लिख के दो किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं, दोनों लॉ। उस केस में आपको खाली ध्यान दीजिएगा, उस केस में आपको खाली स्टेटमेंट्स लिखनी है, इतना लिखोगे आप। ध्यान दीजिए, पहले लॉ की स्टेटमेंट, फिर बस इतना लिखना, क्या, समेशन I = 0। या फिर अगर लिखोगे भी नहीं कोई मसला नहीं, अगर स्टेट पूछे, अगर खाली बोले स्टेट, एंड जब दूसरा लॉ लिखोगे तब इतना ही लिखोगे, ये लिखने की नीड नहीं है। ये जो कन्वेंशन हैं ये आपको शो नहीं करने हैं। फिर आपको क्या करना होगा, ये तो आपने लिखा स्टेट किरचॉफ्स लॉ, फिर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिराइव एन इक्वेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, तब आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी है जो हम आगे देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अलग से भी क्वेश्चन आएगा, कैसे, डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रिंसिपल, डिराइव इक्वेशन फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, या फिर इसकी सेंसिटिविटी के ऊपर भी पूछेगा। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस PQRS। हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टेंसेस, हमारे पास क्या है 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड एज शोन इन फिगर में आपको दिख रहा है। नाउ अगेन ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कौन सा कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे आपने P लिया है, यहाँ पे तो P था, किसी ने यहाँ पे Q लिया है, सर ने यहाँ पे R लिया है, किसी बुक में यहाँ पे S लिया है। देखिए ये नाम है, यहाँ पे ये इनके नाम है, आप कुछ भी नाम रख लो, आप MNOP रखो, कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस फाइनल जो आपकी एक्सप्रेशन है या फिर रेशियो जो आपका है वो सेम आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। नाउ सो इट इज सिंपली, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास होता है ये क्या होता है हमारे पास, इट इज बेसिकली अरेंजमेंट किन का, 4 रेजिस्टेंसेस का, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट हमारे पास होता है। अच्छा, यू शुड टू फाइंड 1 रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर 3। सो हमें क्या होगा, हमें करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं P, Q, R, S। जब हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे, इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि P/Q रेशियो जो होगा दैट इज इक्वल टू R/S। अब अगर हमें कोई 3 पता है, लेट मुझे S पता नहीं है, मुझे P पता है, Q पता है, R पता है, मैं इजीली S को निकाल पाऊंगा। ये मेरे पास है बेसिकली बेनिफिट किसका, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू शुड टू फाइंड 1 रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस एक्यूरेटली एंड क्विकली, यानी कि काफ़ी हाईली एक्यूरेसी के साथ एंड काफ़ी जल्दी। नाउ ये जो रेजिस्टेंस हैं P, Q, R, S, इनके वैल्यूज ऐसे एडजस्ट किए जाते हैं ताकि जो गैल्वानोमीटर G है ये क्या शो करे, ये नल डिफ्लेक्शन या फिर नो डिफ्लेक्शन शो करे, यानी कि ये बिल्कुल डिफ्लेक्ट ही ना हो। यानी कि इनके वैल्यूज हमें ऐसे एडजस्ट करने हैं P, Q, R, S के, यानी कि इनका रेशियो हमें ऐसे एडजस्ट करना है ताकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ही ना शो हो, किसमें, गैल्वानोमीटर में।
सो इसमें नल डिफ्लेक्शन हमारे पास हो, इसमें नल डिफ्लेक्शन हमारे पास हो। एंड वो कब होगी, जब इसके थ्रू करंट जो बेसिकली हमारे पास होगी वो जीरो होगी। नाउ दियर वैल्यूज आर सो एडजस्टेड दैट द गैल्वानोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वानोमीटर। इस गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। सो द ब्रिज इज देन बैलेंस्ड। इस केस में अगर इसके थ्रू करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी एंड गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, सो हम बोलेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड। एंड बैलेंसिंग कंडीशन के लिए हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है कि रेजिस्टेंस P अपॉन Q इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R अपॉन S। सो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है। अच्छा, व्हेन दिस हैपन्स, यानी कि जब ये चीज़ हो जाए, क्या बैलेंसिंग कंडीशन हो जाए, द पॉइंट इज B एंड D आर एट द सेम पोटेंशियल, दैट इज नो करंट फ्लो थ्रू G। जब ये चीज़ हो जाए, जो हमने पॉइंट्स A B C D लिए हैं, तब होगा क्या, जो पॉइंट B एंड D होगा ये तब सेम पोटेंशियल में पे होंगे। ये जो पॉइंट B एंड D होगा ये तब सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि यहाँ से करंट कितनी जा रही होगी, यहाँ से जीरो करंट जा रही होगी। सो पोटेंशियल एट B एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। सो इतना आप लिखोगे, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। नाउ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए अप्लाइंग KVL ऑन ABDA, सॉरी AB, अच्छा पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए मैंने पॉइंट्स क्या लिए हैं, मैंने ABCD। नाउ पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो लूप है इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये वाला लूप है जो AB, ध्यान दीजिए A से B में जाऊंगा, फिर मैं आऊँगा D, फिर मैं वापस आऊँगा A पे, पहले मैं इस पे अप्लाई करूँगा, फिर मैं जाऊँगा B से C, फिर C से D एंड फिर D से किधर B, यानी कि दो लूप्स में यहाँ पे लूँगा। एक ये वाला लूप, समझ में आया होगा, दूसरा यहाँ पे ये वाला लूप। सो दो लूप्स में लूँगा। नाउ इनमें मैं क्या अप्लाई करूँगा, इनमें मैं बेसिकली KVL अप्लाई करूँगा। नाउ ध्यान दीजिए यहाँ से हमारे पास है बैटरी जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है E, यहाँ से करंट I जा रही है। नाउ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे करंट पहुँची, ये जो करंट I है ये डिवाइड होगी दो पार्ट्स में, क्योंकि इस ब्रांच में भी करंट जाएगी, इस ब्रांच में भी करंट जाएगी। ध्यान दीजिए ये जो करंट हमारे पास है ये अब डिवाइड होगी, यहाँ से इस ब्रांच में भी, इस ब्रांच में भी डिवाइड होगी। एंड लेट, इस ब्रांच में मैं इसको नाम रखूंगा I1। देयरफॉर अगर यहाँ से I करंट है एंड इस ब्रांच में कितनी चली गई, I1, रिमेनिंग कितनी होगी, I माइनस I1। सो इसमें यहाँ पे I माइनस I1 जाएगी। लेट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर करंट आ रही है फॉर एग्जाम्पल 20 एम्पियर, कितनी आ रही है 20 एम्पियर। अब इसमें करंट चली गई जो I1 में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लेट 15 एम्पियर चली गई। बताइए इसमें रिमेनिंग कितनी होगी, आप बोलोगे वो जो करंट होगी दैट विल बी 20 माइनस 15 यानी कि 5 एम्पियर। सो मैंने बोला अगर यहाँ से I आ रहा है एंड अब इस I को मैंने तोड़ा किसमें, I1 में, यहाँ से I1 गया, सो रिमेनिंग में कितना जाएगा, I माइनस I1। समझ में आया होगा, 20 माइनस 15 यानी कि 5, आप ऐसे ही समझोगे। फिर होगा क्या, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे अगेन हमारे पास ब्रांच है, अब यहाँ से करंट जाएगी एंड यहाँ से भी करंट जाएगी। एंड लेट यहाँ से जो करंट जाएगी इसका नाम मैं रखूँगा IG, जो I1 करंट आ रही थी। ध्यान दीजिए पहले हमारे पास ऐसे, ध्यान दीजिए दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यही आपको यहाँ पे समझना है कि ये चीज़ें कैसे आ रही है। देखिए पहले हमारे पास है I, ये आ रहा था I, ध्यान दीजिए करंट के ऊपर ये I आ रहा था, फिर यहाँ से ब्रांच निकले। अब यहाँ से मैंने बोला ये जो I है ये किस में ब्रेक हुआ, I1 में। देयरफॉर रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा I माइनस I1। हो गया ये खत्म। नाउ ये हो गया A पॉइंट। नाउ B पॉइंट पे ध्यान दीजिए, B पॉइंट पे हमारे पास जो करंट आ रही है दैट इज I1, अब यहाँ से दो ब्रांच निकल रहे हैं B पॉइंट पे, ध्यान दीजिए B पॉइंट पे। सो लेट यहाँ से मैं बोलूँगा इस ब्रांच के थ्रू जो करंट गई वो गई IG, देयरफॉर इसके थ्रू कितनी जाएगी, रिमेनिंग कितनी होगी, रिमेनिंग होगी I1 माइनस IG। समझ में आया होगा। सो यहाँ पे जो करंट होगी दैट विल बी I माइनस IG, समझ में आया होगा। नाउ पॉइंट D पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए D पे। नाउ D पे इस साइड A टू D कितनी करंट आ रही है, I माइनस I1 करंट आ रही है। एंड ऊपर से B टू D दिस इज D हियर, दिस इज A, दिस इज B टू D कितनी करंट आ रही है, B टू D IG करंट आ रही है।
दोनों करंट्स एक ही ब्रांच में मर्ज हो रही हैं, दोनों करंट्स एक ही ब्रांच में मर्ज हो रही हैं, यानी कि डीसी ब्रांच में। बताइए देयरफॉर इसमें टोटल करंट कितनी होगी? जो डीसी ब्रांच है इसमें होगी एक तो I माइनस आई वन प्लस आई जी। सो I माइनस आई वन इसका एंड आई जी इसका ऐड हो जाएगा। समझ में आया होगा, यही ऊपर लिखा हुआ है, यही ऊपर लिखा हुआ है, इसको समझिएगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। नाउ अब हम KVL अप्लाई करेंगे। नाउ ध्यान दीजिए, KVL अब अप्लाई करेंगे। अब मसला इजी है। नाउ पहले हमारे पास रेजिस्टेंस P आ रही है, देयरफॉर इसके अक्रॉस नाउ करंट ऐसे जा रही है एंड हम भी कैसे जा रहे हैं? ABDA, यानी कि इसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं। ध्यान दीजिए AB डायरेक्शन जो है, देखिए A टू B, देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है A टू B, देयरफॉर दिस विल बी पॉजिटिव I1P। समझ में आया होगा। फिर इस ब्रांच में हम इंटर करें B टू D ब्रांच में, यहाँ पे गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस लेटर G, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस G, देयरफॉर इसमें जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी IG इंटू G। सो क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास होता है I इंटू आर एंड आर मैंने बोला दैट इज इक्वल टू G एंड I इसमें कितना है? I इंटू स्मॉल छोटा g थोड़ा। सो जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वो कितना होगा? V इक्वल टू आई आर। समझ में आया होगा, V इक्वल टू आई आर दैट विल बी IG इंटू G। नाउ जब मैं B टू D गया, अब मुझे D टू A इंटर करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मुझे D टू A इंटर करना है। नाउ करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है एंड कितनी आ रही है? I माइनस आई वन। एंड कितनी आ रही है? I माइनस आई वन। देयरफॉर यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी माइनस टाइम्स I माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू 0। समझ में आया होगा। नेक्स्ट अप्लाइंग KVL ऑन BCDB। अब मैं जाऊंगा BCDB, ध्यान दीजिए। नाउ पहले मैं जाऊंगा B टू C, ध्यान दीजिए करंट भी इसी डायरेक्शन में, देयरफॉर पॉजिटिव I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, देयरफॉर पॉजिटिव, ध्यान दीजिए पॉजिटिव I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। फिर जब मैं इस ब्रांच में इंटर करा CD, मुझे जाना है C टू D, मुझे जाना है C टू D, बट करंट ऐसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर एंड कितनी आ रही है? I माइनस आई वन प्लस D। सो ये मैं माइनस लूंगा यहाँ पे, माइनस टाइम्स I माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस करूँगा यहाँ पे। समझ में आया होगा। फिर मुझे इस ब्रांच में इंटर करना है क्योंकि मुझे D टू B वापस आना है। सो मैं इस ब्रांच में इंटर करूँगा, अगेन करंट ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। सो माइनस हमारा कितना? IG इंटू जी, माइनस हमारा IG इंटू जी इक्वल टू 0। समझ में आया होगा। सो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ इन बैलेंसिंग कंडीशन, क्योंकि हमें बैलेंसिंग कंडीशन लेनी है, बैलेंसिंग कंडीशन में ये करंट यानी कि ब्रांच BD के अक्रॉस जो करंट होगी दैट विल बी 0, यानी कि जब हमने बोला नल डिफ्लेक्शन ओकर करेगी गैल्वानोमीटर में। सो IG करंट जो होगी वो 0 होगी। सो जहाँ जहाँ पे आपको IG दिख रहा है उसको आपको 0 बनाना है, उसको आपको क्या करना है? 0 बनाना है। सो बनाइए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे देखिए IG यहाँ पे, सो देयरफॉर यहाँ पे आएगा 0, रेस्ट विल बी सेम। सो दिस विल बी I1P माइनस यहाँ पे I माइनस आई वन आर एंड यहाँ पे आप क्या करोगे? इस टर्म को इधर ले जाओगे। सो हमारे पास क्या होगा? I1P विल बी इक्वल टू I माइनस आई वन आर। समझ में आया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 नाउ अगेन IG को 0 बनाना है। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे IG क्या बनेगा? 0। सो देयरफॉर दिस इज I1 माइनस IG। सो IG यहाँ पे 0, फिर I1 माइनस I माइनस आई वन प्लस आई जी एंड यहाँ पे अगेन 0। अच्छा यहाँ से IG इंटू जी, ये सारा 0 बनेगा। सो इसको थोड़ा आप क्या करोगे? इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करोगे। दिस विल बी I1 इंटू क्यू, दिस विल बी I1 माइनस I माइनस आई वन इंटू एस। सो इनको आपने सिंप्लीफाई किया, फिर ये जो टर्म है माइनस टाइम I माइनस आई वन एस, इसको आप राइट साइड में लेके आओगे। आपके पास इक्वेशन क्या क्या बनी? ये इक्वेशन बनी आपके पास थर्ड, ये इक्वेशन आपके पास बनी 4। नाउ अब आप क्या करोगे? थर्ड को डिवाइड करोगे 4 के साथ। सो थर्ड जो है, थर्ड को आपने डिवाइड किया बाय 4, यानी कि I1P को आपने डिवाइड किया बाय I1Q एंड I माइनस आई वन आर को आपने डिवाइड किया बाय I माइनस आई वन एस। समझ में आया होगा यहाँ पे। एंड होगा क्या? यहाँ से I1 खत्म, I माइनस आई वन गया, आपके पास क्या बचा? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ये आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन निकल के आती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। समझ में आया होगा। आप 2 बार देखिए वीडियो को।
नेक्स्ट यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी, व्हीटस्टोन ब्रिज को कब हम सेंसिटिव बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज को हम तब सेंसिटिव बोलते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल PQRS 4 रजिस्टर्स मेरे पास हैं, अगर मैं चारों में से फॉर एग्जांपल किसी एक का वैल्यू चेंज करूं, क्या करूं, एक का वैल्यू यहाँ पे चेंज करूं, यानी कि फॉर एवरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर शोज लार्ज डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वानोमीटर काफ़ी हाई डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सो इस केस में हम क्या बोलते हैं, यानी कि थोड़ा हम रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा ही रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे एंड गैल्वानोमीटर काफ़ी हाई डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो इस केस में हम क्या बोलते हैं, जो गैल्वानोमीटर हमारे पास है वो सेंसिटिव है, यानी कि उस आरएम में, उस केस में क्या हो जाएगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। देन यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली किसके लिए हमें हेल्पफुल होता है? टू मेजर रेजिस्टेंस वेरी एक्यूरेटली, रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। एंड ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अलग अलग सर्किट्स में, स्पेशली अगर हमें नल डिफ्लेक्शन वगैरह देखना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। एंड नेक्स्ट हमारा जो होगा दैट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड आई होप बेसिकली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड आपका एटलीस्ट 40% सिलेबस हुआ होगा यहाँ तक। एंड आपको कोशिश करनी है एंडिंग जैन तक पूरा सिलेबस खत्म करने की। थैंक यू ऑल।